ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जितने स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स की तकरीबन अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। बाकी जैसे ही लेक्चर हमारा एंड होगा, उस लेक्चर के बाद मैं इसको देखते हुए आपकी रिकॉर्डिंग को दोबारा से अटेंडेंस जो है वो मार्क करूँ। तो मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। हम लोग लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग डेवलपमेंट टूल के ऊपर कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं या जो कोडिंग करते हैं वो उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन सा एडिटर होता है जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी असेंबली लैंग्वेज को जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अब उसमें ये था कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों ने डॉस बॉक्स जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के साथ मैंने एक दो लिंक जो है वो शेयर किए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किए तो वो जो लास्ट 2 लेक्चर हैं उनको अच्छी तरह से व्यू कर ले, या 4 लेक्चर जो हुए हैं हमारे, आज 5th लेक्चर है, उनको वो व्यू कर ले। उसके अंदर वो लिंक दिया हुआ है जहाँ से आपको असेंबली लैंग्वेज के जो डॉस बॉक्स है उसमें बिल्टन असेंबली लैंग्वेज है वो आपको मिल जाएगी। और बाद में उसका माउंट करने का तरीक़ाकार जो है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से असेंबली लैंग्वेज को माउंट करना है और कौन कौन सी कमांड जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है अपने असेंबली लैंग्वेज को रन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट टूल के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वही डेवलपमेंट टूल आज हम लोग मज़ीद आगे लेके चलते हैं। मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर की स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। जी, तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर की स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके जी, डेवलपमेंट टूल्स। Programming requires the proper tool to perform the job. To create a good assembly language development environment, you must have the proper tool at your disposal. Unlike a high-level language environment in which you can purchase a complete development environment, you often have to piece together an assembly language development environment. At minimum, you should have the following: एन असेंबलर, लिंकर और डिबगर। वो कहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी असेंबली लैंग्वेज की हम बात करें, इसमें सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, PHP हो सकती है, CGI हो सकता है, पर्ल हो सकता है, पाइथन हो सकता है, आपका असेंबली लैंग्वेज हो सकती है। इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का एक अलहदा से प्लेटफॉर्म है, उसका अलहदा से एडिटर है। आपने उसका प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है। वो जो भी उनकी वेबसाइट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेबसाइट्स के ऊपर आपको तमाम लैंग्वेजेस के प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाएं। आपने उन प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है जो भी आपकी करंट लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के मुताबिक आपने उसकी जो कमांड्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 मेन चीज़ें हैं। एक हमारा असेंबलर है, एक हमारा लिंकर है और एक हमारा डिबगर है। डिबगिंग की जो कमांड है वो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को करवाई थी लास्ट लेक्चर में। आज भी हम इसका दोबारा से जो है वो रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्योंकि स्लाइड्स के अंदर भी आपको कुछ लैंग्वेज जो कोड है वो नज़र आएगा और यही कोड जो है वो हम अपने डॉस बॉक्स के अंदर डिबगर कमांड को इस्तेमाल करते हुए जो है वो यूज़ करेंगे। अगर मैं ये बात करूं कि हाई लेवल लैंग्वेज के जो इन्वायरमेंट है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ इन्वायरमेंट ऐसे हैं जो कि आपको परचेज करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे .NET है। अब .NET में अगर आप फ्री वर्जन की बात करें तो फ्री वर्जन के अंदर आप एक कमर्शियल लेवल का जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उस इन्वायरमेंट को, उस .NET फ्रेमवर्क को, उस .NET प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली तौर पे माइक्रोसॉफ्ट परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के बाद आप फिर उसमें अपनी मर्जी की एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करोगे। डेवलप करने के बाद आप उसको सेल करोगे। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं
जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल रही होती हैं, वो कमर्शियल लेवल पे भी होती हैं, वो प्रोफेशनल लेवल पे भी होती हैं, आप स्टूडेंट लेवल पे भी होती हैं। आप उनको लर्न करते हो, लर्न करने के बाद उनमें डेवलपमेंट करते हो, एप्लीकेशंस डिजाइन करते हो, और उसके बाद आप उन एप्लीकेशंस को मार्केट के अंदर सेल आउट करते हो। कि जैसे कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, यानी कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से आपकी असेंबली लैंग्वेज है, इसी तरह से आपकी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, PHP है, इसी तरह से .ASP है। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो कि आप विदाउट परचेज आसानी जो है वो इस्तेमाल करते हो और उनकी डेवलपमेंट जो है वो करते रहते हो। क्योंकि हम लोग असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बातचीत करेंगे, तो हम लोगों ने इसलिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको 3 चीजों का होना जरूरी है। एक आपके पास असेंबलर, दूसरा आपके पास लिंकर, और तीसरा आपके पास डिबगर। एडिशनली टू क्रिएट असेंबली लैंग्वेज रूटीन फॉर अदर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यू शुड आल्सो हैव दीज टूल। अगर तो आप चाहते हो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर बैठे हुए ही हम लोग जो है वो मजीद हाई लेवल लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है उसको कवर करें, तो फिर उसके लिए आपके पास कंपाइलर का होना जरूरी है, आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिसेंबलर का होना जरूरी है, आपके पास प्रोफाइलिंग टूल फॉर ऑप्टिमाइजेशन उसका होना जरूरी है। यानी ये 3 टूल्स और आपके पास होंगे तो आप हाई लेवल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब हम लोगों ने लैंग्वेज डिस्कस की थी कि असेंबली जो है ये लो लेवल लैंग्वेजेस का हिस्सा है, और इसके अंदर जब हम लोग हाई लेवल डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें फिर अलहदा से उसका इन्वायरमेंट जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है, और उसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका एनवायरनमेंट का भी पता होना जरूरी है। जब तक आप उन हाई लेवल लैंग्वेज का एनवायरनमेंट का पता नहीं होगा, आप उसकी डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। सबसे पहली कमांड है जी हमारी मैसम। ये बाकायदा फिजिकली तौर पे आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है इस्तेमाल करनी है कि जब भी हम अपना कोड राइट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मैसम की कमांड का पता होना चाहिए, या मैसम की कमांड जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैसम द ग्रैंडडैडी ऑफ ऑल असेंबलर फॉर द इंटेल प्लेटफॉर्म, द माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर मैसम। यही शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर की, मैसम। वो कहता है कि इंटेल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं ये कहूं कि सबका अगर बाप है असेंबलर के अंदर, तो वो आपका मैसम है। इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसको डेवलप किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने ही इसको डेवलप किया है। It has been available since the beginning of the IBM compatible PC, enabling programmers to produce assembly language programs in both the DOS and Windows environment। यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि जब आपका पहला पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि IBM ने सबसे पहले अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, उस वक्त से असेंबली लैंग्वेज जो है वो डॉस प्लेटफॉर्म पे भी और आपकी विंडो प्लेटफॉर्म पे भी, दोनों प्लेटफॉर्म में शुरू से ही वो जो है वो काम कर रही है, और जो मैसम है वो शुरू से ही इनके अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। Because मैसम has been around for a long, numerous tutorial books and example program are floating around, many of which are free or low cost। वो कहता है कि अगर मैं मैसम की बात करूं तो मैसम की डेवलपमेंट, मैसम के अंदर लिखे हुए कोड, वो ईच एंड एवरी बुक्स, आपकी तमाम डेवलपमेंट के कोड्स, ये हर जगह पे आपको लो कॉस्ट में, यानी कुछ तो आपको फ्री मिल जाएंगे, कुछ आपको लो कॉस्ट पे करके जो है वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट नो लॉन्गर सेल मैसम एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर जब बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कभी भी इसको सेल नहीं करती। क्यों? स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के ऊपर या स्टैंड अलोन पीसी के ऊपर या लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैसम जो है वो मौजूद है। इट इज स्टिल बंडल विद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो प्रोडक्ट लाइन ऑफ द कंपाइलर। वो कहता है कि आप बेशक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ही क्यों ना कर लें, तो भी मैसम और कंपाइलर जो है वो बाय डिफॉल्ट इनका हिस्सा है और इनमें मौजूद होता है।
The benefit of using Visual Studio is its all encompassing integrated development environment IDE। वो कहता है कि Visual Studio का एक फायदा ये है कि तमाम के तमाम, यानी कि आप एक Visual Studio के अंदर कम से कम 4 to 5 डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हो। क्यों? वो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी उसका डॉस एनवायरनमेंट भी है, उसका विंडो एनवायरनमेंट ही है। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दोनों एनवायरनमेंट मिल रहे हैं और आप मल्टीपल लैंग्वेज की 4 to 5 लैंग्वेज के ऊपर बआसानी जो है उसमें कोडिंग कर सकते हो। Microsoft has also allowed various companies and organizations to distribute just the MESM 6.0 file free of charge, enabling you to assemble your program from a कमांड प्रॉम्प्ट। वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने वेरियस कंपनीज को, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन को मैसम 6.0 जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे दिया ताकि वो लोग डॉस लेवल की जो प्रोग्रामिंग है असेंबली लैंग्वेज की उसको सीख सके और उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो कर सके। बिसाइड्स मैसम एंड इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, स्टीवन हैचेस हैज क्रिएटेड मैसम 32 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो कहता है कि स्टीव जो कि ये भी IBM के प्रोग्रामर है, इन्होंने क्या किया कि जहां पे 64 बिट की डेवलपमेंट थी वहां पे इन्होंने 32 बिट की भी डेवलपमेंट जो है वो कर डाली। यानी कि पहले 8 बिट की हुई डेवलपमेंट, फिर 16 बिट की डेवलपमेंट आई, फिर 32 बिट की डेवलपमेंट आई, अब जो मौजूदा आ रही है वो 64 एंड 128 बिट की डेवलपमेंट जो है वो आ रही है। जैसे जैसे आपकी प्रोसेसर की डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दिन ब दिन जो है वो मार्केट में एक्सटेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो इस वक्त लैंग्वेज मार्केट का टॉप हॉट इशू बना हुआ है वो आपका पाइथन है। अब पाइथन की जॉब्स भी बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से उसकी जो इन्वायरमेंट है वो भी अभी यूजर जो है, एंड यूजर जो उसको समझ नहीं आ रही, वो सीखने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि स्टीवन ने इसका मैसम का 32 बिट एनवायरनमेंट डेवलपमेंट जो है वो भी डिजाइन किया था। मैसम 32 इनकॉर्पोरेट द ओरिजिनल मैसम असेंबलर एंड पॉपुलर विंडो विन 32 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी जितनी भी विंडो 32 एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन किए जाते थे डॉस में बैठ के, उनके अंदर मैसम 32 जो है ये बहुत ज्यादा मशहूर था। यूज मेनली C एंड C++, और ज्यादातर ये किस में इस्तेमाल किया जाता था, C एंड C++ के अंदर। दिस इनेबल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर टू क्रिएट फुल ब्लो विंडो प्रोग्राम इंटायरली इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। द मैसम 32 वेबसाइट इज लोकेटेड, ये एक साइट दी हुई है mesem32.com। यहां पे जाके अगर आप लोग इसकी डेवलपमेंट में बहुत आगे जाना चाह रहे हो तो आप इस साइट्स पे जाके बआसानी जो है उस मैसम को डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपनी विंडो का हिस्सा बना सकते हो, और उसमें जो भी APIs आप डेवलप करना चाहो आप उनको डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास NSM, नेट वाइड असेंबलर। द नेट वाइड असेंबलर मैसम में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वह भी पूछ सकता है, या किसी चीज की समझ नहीं आई तो वह भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद मैं नेसम की बात करूंगा। जी क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेसम, नेट वाइड असेंबलर। नेट वाइड असेंबलर वाज डेवलप्ड ओरिजिनली एज अ कमर्शियल असेंबलर पैकेज फॉर द यूनिक्स एनवायरनमेंट। विंडो एनवायरनमेंट के लिए जो बनाया गया वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन जो यूनिक्स एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया असेंबलर वो बेसिकली कमर्शियली, क्योंकि उसने यूज होना है और वो इसलिए उसकी कॉस्ट आपको जो है वो बेयर करनी पड़ती है। एक चीज मैं और भी बताता चलूं, यूनिक्स, लाइनक्स, सन सोलारिस, ये जितने भी हाई लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स हैं। आप जब चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बैठ के चेंज कर सकते हो। इसमें कॉस्ट हमें कुछ APIs की जो है वो बेयर करनी पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज ओपन सोर्स है। आप जब चाहो, अगर आप अच्छे डेवलपर हो, अच्छे प्रोग्रामर हो, आपको लैंग्वेज के ऊपर अबूर है, तो आप किसी भी, चाहे वो यूनिक्स है, चाहे वो लाइनक्स है, चाहे वो आपकी सन सोलारिस है, आप उसको बआसानी जो है वो चेंज कर सकते हो। रिसेंटली द डेवलपर हैव रिलीज नेसम एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर द बोथ यूनिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट। वो कहता है कि आगे क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है,
लोग उसी तरह इसमें इसकी डेप्थ में एंटर होते जा रहे हैं, और इस डेप्थ में एंटर होने के साथ ही वो अब लोग माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट पे भी और यूनिक्स के एनवायरनमेंट पे, दोनों एनवायरनमेंट के ऊपर बैठे हुए ओपन सोर्स के लिहाज से जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। इट इज fully compatible with all the Intel instruction code set and can produce execute file in Unix, 60-bit MS-DOS and 32-bit Microsoft Windows format। वो कहते हैं कि मर्जी है आपकी, आप उसको Unix पे इस्तेमाल कर लो, आप उसकी मर्जी MS-DOS के ऊपर इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी आप 32-बिट विंडो के ऊपर इस्तेमाल कर लो। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, इसकी बुक्स डाउनलोड करनी है, इसके ट्यूटोरियल डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे एक जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के ऊपर जाके साइट को ओपन करके आप नेसम को भी डाउनलोड कर सकते हो, आप उसके कंपाइलर को भी डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स ट्यूटोरियल वगैरह जो भी डाउनलोड करना है आप इस लिंक से जो है डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास GAS, द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन GNU प्रोजेक्ट हैज प्रोड्यूस्ड many freely available सॉफ्टवेयर पैकेज। ओके जी, GAS हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब क्या है कि GAS जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया गया है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। द GNU assembler called GAS यानी कि GAS is most popular क्रॉस प्लेटफॉर्म assembler available for the Unix। यानी कि GAS को इसलिए बनाया गया कि आपका यूनिक्स प्लेटफॉर्म और असेंबलर इकट्ठे मिलके जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास HLA। ओके जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, होप से कि तमाम सोर्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी HLA हम इसको डिस्कस कर रहे थे। द GNU assembler to assemble all of the example। वो कहता है कि GNU ने एक और असेंबलर जो है वो डेवलप किया एग्जांपल के तौर पे। नॉट ओनली इट इज अ गुड स्टैंड अलोन असेंबलर, इट इज आल्सो व्हाट द GNU C compiler user to convert the compiled C and C++ program to instruction code। वो कहता है कि ना सिर्फ ये मशहूर हुआ बल्कि C and C++ के अंदर लिखे हुए जो कोड थे उन कोड को भी अगर आप असेंबली में लिखना चाहते थे तो वो आसानी जो है इंस्ट्रक्शन कोड के थ्रू जो वो उसमें कन्वर्ट कर देता था। By knowing how to program assembly language with GAS, you can also easily incorporate assembly language function in your existing C and C++। यानी कि आप लोग अब क्या हो गया, हो ये गया HLA के आने के बाद कि आप लोग ने डायरेक्टली, यानी कि अगर आपके पास असेंबली लैंग्वेज का कोई कंपाइलर या कोई इंटरप्रेटर या कोई IDE प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्या करोगे आप असेंबली के अंदर ही यानी कि C एंड C++ के अंदर ही बैठे हुए आसानी जो है वो अपनी असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है वो आप आसानी जो है वो बना सकते हो, लिख सकते हो और उसको रन एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो ये हाई लेवल असेंबलर HLA यानी कि हाई लेवल असेंबलर इज द क्रिएशन ऑफ प्रोफेसर रेंडल हेडे। वो कहता है कि रेंडल हेडे ने इसको जो है वो डेवलप किया था। हाई लेवल लैंग्वेज कनेक्शन टू रेंडल ने, प्रोफेसर रेंडल हेड ने इसको डेवलप किया था और ये इंटेल कॉर्पोरेशन के लिए बनाया गया था जो कि डॉस, विंडो और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकता था। यानी कि एक ऐसा लिंक बना दिया गया जो कि असेंबली लैंग्वेज चाहे वो डॉस लेवल पे है, असेंबली लैंग्वेज चाहे विंडो लेवल पे है, चाहे लाइनक्स लेवल पे है, तीनों लेवल के ऊपर जो है वो आसानी जो है वो काम कर सकती थी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ HLA वाज टू टीच असेंबली लैंग्वेज टू बिगिनिंग प्रोग्रामर। और मेन कॉन्सेप्ट यही था कि HLA को इस्तेमाल करते हुए असेंबली लैंग्वेज जो है आसानी प्रोग्रामर्स को पढ़ाई जाए। It incorporates many advanced directives to help programmers make the leap for the high level language to assembly language, thus its name। वो कहता है कि ये डिपेंड कर रहा था कि हाई लेवल के जो प्रोग्रामर्स थे और लो लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर थे वो तमाम के तमाम इन डायरेक्टिव्स को और एडवांस डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी काम कर पाते थे। इट आल्सो हैज द एबिलिटी to use normal assembly code statement
प्रोवाइडिंग प्रोग्रामर विद। नेक्स्ट है जी हमारा द HLA वेबसाइट इज लोकेटेड http website cs/uscr.edu। प्रोफेसर हैडले यूज दिस वेबसाइट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर वेरियस असेंबलर इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि आप इस वेबसाइट पे जाके आसानी जो है प्रोफेसर हैडले की जो भी उन्होंने अपनी नोट्स बनाए या जो भी बुक्स हैं वो उसके और इस असेंबलर के मुतालिक तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। नॉट ओनली एज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर HLA लोकेटेड देयर, इट आल्सो इंक्लूड लिंक टू मैनी अदर असेंबलर पैकेजेस। वो कहता है कि इस लिंक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे जो असेंबली लैंग्वेज के पैकेजेस हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास द लिंकर। If you are similar with a high level language environment, it is possible that you have never had to directly use a linker। वो कहता है कि अगर आप लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल जानते हो तो आपको लिंकर का पता होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता। लिंकर का जो कोड है यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम की OBJ फाइल्स बना लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंट जो फाइल्स बन जाती हैं, अब उन फाइल्स को हम एग्जीक्यूटेबल फाइलें बनाने के लिए लिंकर जो है वो हर कंपाइलर के अंदर असेंबलर के अंदर मौजूद होता है। उसका काम ही यही है कि वो आपके कोड को जी किसका क्वेश्चन है तो ओके जी, वो अपने कोड को आसानी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, एग्जीक्यूट बना सकता है। यानी लिंकर की जो फाइल है वो आपके कोड को क्रिएट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। मैनी हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज C and C++ perform both the compile and link step with a single command। वो कहता है कि जी बहुत जैसे कि C and C++ की अगर हम बात करें तो C and++ के अंदर आपकी कंपाइल और लिंकर दोनों एट अ टाइम जो है वो वर्क कर रही होती है। ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। आप स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ओके, तो हम लोग लिंकर को डिस्कस कर रहे थे। लिंकर एक ऐसी कमांड है जो कि आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देती है एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। अब ये कोई भी लैंग्वेज हो तो बाय डिफॉल्ट लिंकर की जो कमांड है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है, और वो जैसे ही आप सी के अंदर F9 प्रेस करते हो तो वो क्या करता है कि आपके कोड को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रिजॉल्विंग all defining function and memory address label declare in the program code। वो कहता है कि लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, जितने भी मेमोरी एड्रेस बताए जाते हैं, लेबल्स डिक्लेयर करते हैं, वो सारे के सारा जो है वो कोड का हिस्सा होता है। टू डू दिस एनी एक्सटर्नल फंक्शन सच एज सी लैंग्वेज प्रिंट एफ फंक्शन, जैसे कि वो एक्सटर्नल एक कोड की बात कर रहा है कि आपका जो प्रिंट एफ का फंक्शन है या सी आउट का फंक्शन है, उसका काम क्या है कि आपके कोड को प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। मस्ट बी इंक्लूड विद द ऑब्जेक्ट सच विद द ऑब्जेक्ट कोड और रेफरेंस मेड टू एक्सटर्नल एंड डायनामिक लाइब्रेरी। अब वो क्या करना है, हमें प्रिंट एफ अगर लगाना है या सी आउट लगाना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, उसकी लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हो। जैसे कि इंक्लूड किया जी आपने stdio, आपने इंक्लूड कर लिया iostream, तो ये वो लाइब्रेरीज हैं जो कि आपने एक्सटर्नली डायनामिकली तौर पे जो है वो इंक्लूड तो करवा दी हैं, और उनके अंदर जो भी कोड मौजूद थे वो कोड जो है ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। फॉर दिस टू वर्क ऑटोमेटिकली द लिंकर मस्ट know where the common object code libraries are located on the computer। क्योंकि लिंकर इस चीज को जानता है कि आपका जो कोड है वो किस जगह पे पड़ा है या कहां पे वो लिंक हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है जब एग्जीक्यूट फाइल बनाता है तो उनके कुछ पैरामीटर जो है वो उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाते हैं। और द लोकेशन मस्ट बी मैन्युअली स्पेसिफाइड विद द कंपाइलर कमांड लाइन पैरामीटर,
और इसको हम क्या करते हैं, कमांड लाइन पैरामीटर के ऊपर पे जाके हमारी मर्जी हम खुद से लिंकर इस्तेमाल कर ले, हमारी मर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली जो पहले से मौजूद कोड है उसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट कर दे। एवरी असेंबलर पैकेज इंक्लूड इट्स ओन लिंकर, वो कहता है कि हर असेंबली पैकेज जो है जितने एवरी असेंबलर पैकेजेस इंक्लूड इट्स ओन लिंकर, यू शुड ऑलवेज यूज टू एप्रोप्रिएट लिंकर फॉर द असेंबली पैकेज यू आर डेवलपिंग विद। वो कहता है कि हर असेंबली लैंग्वेज में आप जहां से भी असेंबली लैंग्वेज का पैकेज डाउनलोड करोगे, लिंकर की जो कमांड है वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या लिंकर या मैसन की किसी चीज की समझ नहीं आई, क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट है जी हमारे पास डिबगर। इफ यू आर अ परफेक्ट प्रोग्रामर यू विल नेवर नीड टू यूज अ डिबगर। अगर तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो तो आप कभी भी डिबगर को इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि आप लोग डायरेक्टली अपने प्रोसेसर के अंदर चले जाते हो इस कमांड को इस्तेमाल करके, और थोड़ी सी भी अगर आपने कोई कमांड गलत इस्तेमाल कर ली तो माइट बी पॉसिबल कि आपके प्रोसेसर के ऊपर इसका इफेक्ट हो और आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए वो कह रहा है कि एक अच्छा प्रोग्रामर, परफेक्ट प्रोग्रामर जो है वो कभी भी डिबगर का जो कमांड है इसको इस्तेमाल या डिबगर को इस्तेमाल नहीं करेगा। हाउएवर इट इज मोर लाइकली द somewhere in your assembly language programming future you will make a mistake, either a small typo in your 10,000 line program or logic mistake in your mathematical algorithm function। वो कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम आपने लिख दिया, अब फॉर एग्जांपल 10,000 लाइनों का है, अब उसमें कहां पे लॉजिकल मिस्टेक है, कहां पे मैथमेटिकल मिस्टेक है, तो आपको उसका पता नहीं चलना। उससे क्या होगा कि आप एक थोड़ी सी गलती की वजह से पूरे अपने प्रोसेसर को या पूरे अपने प्रोग्राम को जो है वो खराब कर सकते हो। when this happen it is handy to have a good debugger available in your toolkit। अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है तो आप क्या करो, आप एक डिबगर की कमांड को या डिबगर को अपना वो प्रोग्राम दे दो, वो खुद ही उसमें से मैथमेटिकल लॉजिकल जो भी एरर है, जो भी प्रॉब्लम है, वो खुद ही जो है वो सॉल्व कर लेगा। सिमिलर टू असेंबलर डिबगर आर स्पेसिफाइड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म फॉर विच द प्रोग्राम वाज रिटन। वो कहता है कि यही वजह है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिबगर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही उन्होंने दे दिया है ताकि आप आसानी जो है अपना प्रोग्राम को जो है वो राइट कर सको। द डिबगर मस्ट नो द इंस्ट्रक्शन कोड सेट ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड अंडरस्टैंड द रजिस्टर एंड मेमोरी हैंडलिंग मेथड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिबगर क्या करेगा, डिबगर जो है इंस्ट्रक्शन कोड से पता करेगा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को, रजिस्टर्स को, मेमोरी हैंडलिंग को, और जो भी मेथड आपने अपने उस कोड में लगाए हैं और उसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है उन तमाम को जो है वो चेक करेगा। मोस्ट डिबगर प्रोवाइड द बेसिक फंक्शन टू द प्रोग्रामर। वो कहता है कि जितने भी डिबगर्स आप इस्तेमाल करोगे, हर डिबगर कोई ना कोई फंक्शन जो है, 4 मेन फंक्शन जो है वो लाजमी अपने प्रोग्रामर के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा। नंबर 1 है जी रनिंग द प्रोग्राम इन कंट्रोल एनवायरनमेंट स्पेसिफाइंग एनी रन टाइम पैरामीटर रिक्वायर्ड। वो कहता है पहला क्या होगा कि प्रोग्राम को रन किया जाएगा प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, और जो भी उसके पैरामीटर उसको रिक्वायर्ड होंगे उन्हीं के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। स्टॉपिंग द प्रोग्राम एट एनी पॉइंट विद इन द प्रोग्राम, किसी भी लेवल पे प्रोग्राम को स्टॉप किया जा सकता है। एग्जामिन डाटा एलिमेंट सच एज मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर, यानी कि एग्जामिन किया जाएगा कि डाटा जो है वो मेमोरी लोकेशन में कैसे वर्क कर रहा है, डेटा जो है वो आपकी दूसरी कंडीशन में कैसे वर्क कर रहा है, वो किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो बआसानी जो है वो चेक किया जा सकता है। चेंज एलिमेंट इन प्रोग्राम व्हाइल इट इज रनिंग, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो कोई भी एलिमेंट जो है वो चेंज किया जा सकता है बआसानी से। फैसिलिटेट बग रिमूव, और क्या होता है कि बग को जो है वो बआसानी आप उसमें रिमूव, यानी कि साथ के साथ आपका लिंकर भी चल रहा है और साथ के साथ ही आपका जो प्रोग्राम है वो भी एग्जीक्यूट हुआ है, और आप उसके साथ के साथ जो है उसमें से डिबग जो है वो बआसानी जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो डिबग भी। The debugger run the program within its own control sandbox। वो कहता है कि डिबगर क्या करता है, अपने प्रोग्राम को अपने ही अंदर सैंड बॉक्स में रन कर रहा होता है। The sandbox enable the program to access memory areas। अब सैंड बॉक्स क्या करता है, वो जितनी भी मेमोरी है उस तमाम को, प्रोग्राम का जो हिस्सा है
उनके अंदर उन एरियाज में चेक करता है, रजिस्टर में चेक करता है, आईओ डिवाइसेस में चेक करता है, बट ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिबगर। लेकिन डिबगर के अंदर रहते हुए ही द डिबगर इज एबल टू कंट्रोल हाउ द प्रोग्राम एक्सेस item and can display information about how and when the program access the item। वो कहता है कि डिबगर ने ही ये डिसाइड करना है कि प्रोग्राम को कंट्रोल कैसे करना है, प्रोग्राम को एक्सेस कैसे करना है, उसको डिस्प्ले क्या करना है, और प्रोग्राम की जो एक्सेस आइटम्स हैं कौन कौन सी यानी कि मेन आइटम्स हैं जिनको एक्सेस करते हैं उसने द प्रोग्राम इज स्टॉप। जैसे ही प्रोग्राम स्टॉप होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द डिबगर इज एबल टू डिस्प्ले एनी मेमोरी एरिया और रजिस्टर वैल्यू एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। तो वो क्या करेगा, साथ ही उसी टाइम पे प्रोग्राम को जो है वो चेक करेगा मेमोरी के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर, और जो भी वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड है उस प्रोग्राम का जो हिस्सा है उन तमाम को वो देखेगा। अगेन दिस इज अकम्प्लिश्ड by running the program within the debugger sandbox, enabling the debugger to speak inside the program as it is executing। वो कहता है कि क्या करेगा, वो उसको कंपाइल तो कर देगा, लेकिन सैंड बॉक्स जो है आसानी डिबगर को एक हाई लेवल पे जाके जो है वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। by being able to see how individual source code statement affect the value of the memory location and register। वो कहता है इससे क्या होगा, वो इंडिविजुअली अगर सोर्स कोड को करता है यानी लाइन बाय लाइन तो वो कर रहा है, इससे क्या होगा, मेमोरी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, रजिस्टर्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। लेकिन ड्यूरिंग द डिबगर ने उस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से विद इन जो भी उसकी लिमिटेशन है उनको देखते हुए उसने एग्जीक्यूट करना था। प्रोग्रामर कैन ऑफन सी वेयर एन एरर इन द प्रोग्राम अकर, और ये भी चेक करना है प्रोग्रामर ने कि किसी किस्म को कोई एरर तो नहीं अकर हो रहा। फाइनली the debugger provide a mean for the programmer to change data value within the program as it is execute। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आप प्रोग्रामर क्या करेगा, वो साथ के साथ डिबगर में चेक करता होगा कि किसी किस्म की कोई वैल्यू कोई डाटा जो है वो चेंज तो नहीं हो रहा। दिस इनेबल द प्रोग्रामर टू मेक चेंज टू प्रोग्राम एज इट इज रनिंग एंड सी हाउ द चेंज इफेक्ट्स द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। और ये भी उसने चेक करना है प्रोग्रामर ने कि कौन सी वैल्यू कौन सा डाटा जो है वो चेंज हो रहा है और उसका प्रोग्राम के ऊपर जो है वो क्या असरअंदाज हो रहा है। दिस इज एन अदर इनवैल्यूएबल फीचर, ये एक अलग से इनवैल्यूएबल फीचर है, सेविंग द टाइम ऑफ हैविंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ सोर्स कोड, रिकम्पाइलिंग द सोर्स कोड एंड रनिंग द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। और हम बआसानी से ये क्या करेगा डिबगर, उसके अंदर उसको रिवैल्यूएबल करेगा, सेव भी करेगा डाटे को, सोर्स कोड को भी सी करेगा, उसको रिकम्पाइल भी करेगा और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा ताकि वो जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो सके और हम उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्किंग करवा सके। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया जी सबको? नेक्स्ट है हमारे पास दी ऑब्जेक्ट कोड डिसम्बलर, यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट कोड आपका असेंबली लैंग्वेज के अंदर बन चुका है उसको आप किस तरीके से जो है वो डीअसेंबल जो है वो करोगे या उसको किस तरीके से जो है वो आसानी आप चेक करोगे। द ऑब्जेक्ट कोड डिसम्बलर व्हेन ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज अ हाई लेवल लैंग्वेज, जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज की ऑप्टिमाइजिंग कर रहे होते हैं या उसकी ट्राई कर रहे होते हैं, इट यूजुअली हेल्प टू सी हाउ द कोड इज रनिंग बीइंग रन ऑन द प्रोसेसर। तो हम ये चेक करते हैं कि कौन सा कोड जो है वो प्रोसेसर के ऊपर जो है वो आसानी जो है वो रन हो रहा है। टू डू दैट यू नीड अ टूल टू व्यू द इंस्ट्रक्शन कोड दैट इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड। वो कहता है कि होता क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन कोड पास होता है वो जो जनरेट होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उस लैंग्वेज को बआसानी जो है वो चेक कर रहा होता है। द GNU कंपाइल इनेबल यू टू रिव्यू द जनरेटेड असेंबली लैंग्वेज कोड बिफोर इट इज असेंबल्ड। GNU क्या करता है कि जो भी कोड असेंबली लैंग्वेज जनरेट करता है वो जनरेट करने से पहले असेंबलर जो है उसको पहले जो है वो अच्छी तरीके से चेक करता है, कंपाइल करता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट करने के लिए अपना जो है वो वर्क करता है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर ऑब्जेक्ट फाइल इज ऑलरेडी बी क्रिएटेड, अगर तो पहले से ये फाइल क्रिएट हो चुकी है
यानी एक फाइल वो जो आप बाद में क्रिएट कर रहे हैं, एक फाइल वो जो आप पहले क्रिएट हुई पड़ी है। तो उस वक्त डिसम्बलर क्या करेगा, डिसम्बलर प्रोग्राम टेक आइदर अ फुल एग्जीक्यूट प्रोग्राम और एन ऑब्जेक्ट कोड फाइल and display the instruction code that will be run by the processor। तो डिसम्बलर क्या करेगा, उस फाइल को फुली तौर पे जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट को फाइल बनते साथ ही उसको डिस्प्ले करके इंस्ट्रक्शन कोड से रन करके प्रोसेसर का हिस्सा बना देगा। Some disassembler even take the processor on step further by converting the instruction code into easy readable assembly language syntax। वो कहता है कुछ डिसम्बलर ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड को बहुत ज्यादा इजीली तौर पे रीड करते हैं और असेंबली लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो जनरेट कर देते हैं। आफ्टर व्यूइंग द इंस्ट्रक्शन कोड जनरेटेड by the compiler you can determine if the compiler produce sufficiently optimized instruction code or not। वो कहता है कि इससे क्या होगा कि वो जो इंस्ट्रक्शन कोड जनरेट हो रहा है वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा कि वो प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट है या नहीं है, या प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा है या वो नहीं कर रहा। इफ नॉट यू माइट बी एबल टू क्रिएट ऑन इंस्ट्रक्शन कोड। अगर नहीं करता तो आप अपने से इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो क्रिएट करें, फंक्शन टू रिप्लेस द कंपाइलर जनरेटेड फंक्शन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, जो भी उसकी एप्लीकेशन जनरेट होगी है, मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूं। तमाम कोर्स को लेक्चर स्क्रीन जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। जी लेक्चर स्क्रीन तमाम स्टूडेंट्स को नजर आ रही है इस वक्त। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। The GNU assembler। The GNU assembler program called GAS is the most popular assembler for the Unix environment। वो कहता है कि Unix environment की अगर हम बात करें तो उसमें GNU सबसे most popular जो है वो हमारा assembler जो है वो वर्क करता है। It has the ability to assemble instruction code from several different hardware platform इंक्लूड द फॉलोइंग। वो कहता है कि अगर ये आप GNU का assembler इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है जिनके ऊपर ये आसानी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये जैसे कि VAX है, AMD है, Hitachi है, Intel है, M660 है, इसी तरह से Spark है, Intel 8086 है, Z8000 है, MIPS है। तो ये काफी सारे आपके जो हार्डवेयर हैं, इन तमाम हार्डवेयर के ऊपर जो है वो ये डायरेक्टली GNU है जो वो वर्क करता है। ऑल ऑफ द असेंबली लैंग्वेज एग्जांपल इन दिस बुक आर रिटन फॉर गैस। वो कहता है कि आगे चल के जो हम लोगों ने जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, 3-4 बुक्स मैंने आपको बताई थी जो हम अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर फॉलो कर रहे हैं, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, कुछ में विंडो का कोड है, कुछ में, लेकिन ज्यादातर जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वो डॉस बेस में और यूनिक्स लेवल पे ऊपर मिलेगा। डॉस बेस में विंडो लेवल बहुत कम मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने डॉस बॉक्स को जो है वो डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के पास, किसी के पास विंडो 8 है, किसी के पास विंडो 7 है, किसी के पास विंडो 10 है, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास यूनिक्स है तो फिर आपके पास डायरेक्टली GNU एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिक्स नहीं है तो फिर आपको डॉस बॉक्स को ही इस्तेमाल करते हुए अपना असेंबलर, लिंकर, मैसम जो है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो आगे चल के जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे इसमें कोड्स जो है वो डिस्प्ले होते जाएंगे। द GNU कंपाइलर, द GNU कंपाइलर collection GCC is the most popular development system for Unix system। वो कहता है कि GCC जो है वो ज्यादातर यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जितने भी डेवलपमेंट टूल हैं उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉट ओनली इट इज डिफिकल्ट कंपाइलर फॉर लाइनक्स, ये सिर्फ लाइनक्स के लिए ही डिफिकल्ट नहीं है बल्कि आपके यूनिक्स के लिए भी बाआसानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। एंड मोस्ट ओपन सोर्स BSD बेस्ड सिस्टम सच एज FreeBSD एंड NetBSD।
इट इज आल्सो पॉपुलर ऑन मैनी कमर्शियल यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। वो कहता है कि ये फ्री BSD और नेट BSD के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है, और उसके अलावा जितने भी यूनिक्स के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर है कमर्शियल लेवल पे, वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो बआसानी जो है वो कर रहे हैं। GCC is the compiler is capable of compiling many different high level languages. Okay जी, GCC is capable for compiling many different high level languages. At the time of this writing, GCC could compile the following high level. वो कहता है कि GCC जो है वो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज के साथ जो है वो कंपैटिबल था, और बहुत सारी लैंग्वेज के साथ जो है वो वर्किंग करता, जैसे कि C है, C++ है, ऑब्जेक्टिव C है, फोर्ट्रान है, जावा है, आडा वगैरह etc. Not only does CC provide the mean for compiling C and C++ application, it also provide the library necessary to run C and C++ application on the system. The following section describe how install GCC. आगे चल के हम GCC को इंस्टॉल तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा GCC पे इतना इन्वायरमेंट नहीं है, हम लोगों ने जो ज्यादातर काम करना है वो विंडो इन्वायरमेंट के अंदर करना है जी। डीबग कमांड, जो कि आप लोगों ने अपने सिस्टम्स के अंदर डॉस बॉक्स में बैठे हुए जिन कमांड्स को इस्तेमाल करना है, वो कमांड इस वक्त डीबग कमांड्स आपके सामने सारी की सारी इस वक्त जो है वो डिस्प्ले है, जिसमें A असेंबलर, C कंपेयर, D डम्प, E एंटर, F फिल, G गो, H हेक्साडेसिमल, I इनपुट, L लोड, M मूव, N नेम, O पोर्ट नंबर, P प्रोसीड, Q क्विट, R रजिस्टर सर्च, T U एंड W। यानी ये वो कमांड्स हैं जो कि हमने डीबग के अंदर जो है वो आसानी बैठ के जो है वो इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मैं आपको डीबग का रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की कमांड्स, जैसे कि सबसे पहले R प्रेस हुआ, जैसे ही R प्रेस हुआ तो आपको ये रजिस्टर डिस्प्ले हो गया। इसके बाद D उसने एक रेंज दी है, उस रेंज के अंदर डिस्प्ले, D फॉर डिस्प्ले, जो भी मेमोरी लोकेशन है प्रोसेसर के अंदर जो भी वर्किंग है वो डिस्प्ले हुआ। इसी तरह से S है, यानी आप इन कमांड्स को बआसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर में डीबग जो है वो एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है वो लिखा गया है, छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को भी इसी तरीके से आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। मैं अभी थोड़ी देर में डॉस बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ये जो कोड है इसकी वर्किंग जो है वो बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ही प्रोग्राम फॉर असेंबली लैंग्वेज, इसको इंशाल्लाह होप टू से कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी जो है मैं डॉस बॉक्स जो है उसको स्टार्ट करने लगा हूं, ताकि डॉस बॉक्स के अंदर दोबारा से आपको पता चल सके कि किस तरह से आप लोगों ने उसके अंदर बैठ के जो है वो वर्किंग करनी है। तो मैं डॉस बॉक्स को शेयर करने लगा हूं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए तो जैसे ही आपने डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास एक Z ड्राइव जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले तो हमने माउंट करना है, तो माउंट की कमांड आप इस्तेमाल करोगे। C, एक आप उसका डायरेक्टरी का कोई भी नाम रख सकते हो, और C पे ही मैंने आपको बताया था कि आपने एक MP का फोल्डर जो है वो, यानी कि जिसके अंदर वो हमारी कमांड्स पड़ी हैं, वो तमाम कमांड्स आपने कॉपी कर दी C के अंदर। अब मैं C पे जाता हूं, ये देखें अब C के अंदर मेरे पास ये सारी कमांड्स जो कि असेंबली लैंग्वेज का हिस्सा है, और मैंने असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है एग्जीक्यूट करनी है, असेंबली लैंग्वेज का जहां पे प्रोग्राम मैंने बनाने हैं। ये देखिए डीबग की कमांड भी पड़ी है, एडिट की कमांड भी पड़ी है, लिंक की कमांड भी पड़ी है, मैसम की कमांड भी पड़ी है, और टैसम की कमांड भी जो है वो मौजूद है। सबसे पहले हम डीबग को जो मैं लेता हूं, डीबग, तो ये देखिए मैं डायरेक्टली अपने प्रोसेसर के अंदर जो है वो मूव कर चुका हूं।
यहाँ पे मैं सिंपल आर प्रेस करता हूँ, ये देखें मैंने आर प्रेस किया तो मेरे पास वही सारे के सारे रजिस्टर जो हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं जो कि हमारे कंपाइलर के अंदर या हमारे प्रोसेसर के अंदर मौजूद है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, कोई भी लोकेशन दे देता हूँ C800 से। अब C00 लोकेशन से लेकर 2000 तक जो भी वैल्यू है वो उसने डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से जो अभी आपने स्लाइड्स देखी या आपको लेक्चर जब शेयर हो जाएगा उसमें जो स्लाइड्स हैं उसमें जितने भी कमांड्स हैं उन तमाम कमांड्स को आपने डॉस बॉक्स के ऊपर जो है वो बैठ के अप्लाई करनी है। और जो प्रोग्राम दिए हुए हैं छोटे छोटे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेंगे अपनी असेंबली लैंग्वेज की, उसको भी आप लोगों ने अभी बैठ के जो है वो छोटे प्रोग्राम जो है वो उसके कर लेने हैं ताकि आपको असेंबली लैंग्वेज के प्रैक्टिकली हाउ नो जो है वो हो सके। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं इस बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने असेंबली लैंग्वेज को डाउनलोड करना है या उसके कंपाइलर को या असेंबलर को डाउनलोड करना है तो वो सिंपली फर्स्ट 4 लेक्चर के अंदर मैंने कुछ लिंक शेयर किए थे, उन लिंक्स के अंदर जाके आप आसानी जो है असेंबली लैंग्वेज का असेंबलर, डिबगर और लिंकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। डॉस बॉक्स के अंदर बिल्टन इनकी कमांड जो है वो मौजूद हैं, आप उनको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जिस तरह मैंने आज माउंट किया है सी के अंदर, और एक सी ड्राइव, टेम्परेरी सी ड्राइव जो है वो बनाई है डॉस बॉक्स के अंदर बैठ के, आपने भी इसी तरह से सी ड्राइव बना के अपनी असेंबलर की कमांड्स यानी जो भी असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, जिसमें से आज हम लोगों ने एक लास्ट लेक्चर में भी डिबग को किया था, कुछ आज हमने डिबग को किया है। और इन स्लाइड्स के अंदर जो भी डिबग की कमांड्स आपको मैंने बताई हैं वो तमाम की तमाम आपने डिबग की कमांड जो है वो अपने लेक्चर के अंदर जो है उस डॉस बॉक्स के अंदर जो है उनको अप्लाई कर लेना है। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? क्लियर हो गया जी। आज का लेक्चर हम लोग